बायजू इस साल की शुरुआत में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब ये मार्केट में टिके रहने के लिए भी जूझ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि बायजूस के लिए ये साल कैसा रहा। देश की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी बायजूस के लिए ये साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस साल की शुरुआत में कंपनी अमेरिका में लिस्ट होने यानी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही थी और अब साल गुजरने के साथ साथ ये नेगेटिव वजहों से चर्चा में है। एक ही साल में ये अर्श से फर्श पर आ गई। इस साल की शुरुआत में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक एडुटेक इन्वेस्टर ने इंक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जिसमें बायजू के फाउंडर बायजू रविंदरन और उनकी पत्नी और को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी एडुटेक फाउंडर उपस्थित थे। दूसरे एडुटेक फाउंडर्स के पहुंचने से पहले रविंदरन वहां पहुंच चुके थे और आईपीओ की योजना को लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, निवेशकों और सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में उपस्थित एक एडुटेक फाउंडर के मुताबिक अगर ये आईपीओ आ जाता तो देश की एडुटेक कंपनियों के लिए एक शानदार मौका होता। हालांकि फिर भी सब पटरी से उतर गया और आईपीओ लाने की तैयारी कर रही $2200 करोड़ की कंपनी अब अकाउंटिंग से जुड़ी अनियमितताएं, गलत कोर्सेज बेचने और बड़े पैमाने पर छटनी के चलते खबरों में है। बायजू के लिए मार्च तक सब बढ़िया चला। कोरोना महामारी और ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज की बढ़ती मांग के चलते एडुटेक सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा था। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के धीमे पड़ने के चलते ऑफलाइन सेंटर्स खुलने लगे तो ऑनलाइन लर्निंग सर्विसेज सुस्त हुई। इससे निपटने के लिए बायजू ने पहले ही तैयारी कर ली थी और फरवरी में कंपनी ने देश भर में ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए $20 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। मार्च में इसने भारी भरकम फंड इकट्ठा किया और इसकी वैल्यू $2200 करोड़ पर पहुंच गई और ये देश की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप बन गई। कंपनी ने फीफा वर्ल्ड कप के साथ करोड़ों डॉलर का सौदा किया। हालांकि फिर सब बिखरता चला गया। मई में बायजू को लेकर एक खबर आई कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स को बेच रही थी। इसकी बिक्री का मतलब होता है कि कंपनी को तत्काल नकदी की जरूरत है। यहीं से बायजूस के लिए स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। नहीं तो इससे ठीक पहले कंपनी ने $80 करोड़ जुटाने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बायजू ने 2019 से लेकर अब तक 8 किस्त में ऐसे रिसीवेबल्स बेचे हैं। एक एडुटेक फाउंडर के मुताबिक बायजू ने ऐसा किया ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि उसने भारी फंड जुटाया था। हालांकि ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स के बिक्री की रिपोर्ट के अगले महीने द केन में एक न्यूज पब्लिश हुई कि बायजू के ऑडिटर डेलॉयट ने फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के इसके वित्तीय नतीजों पर साइन करने से इनकार कर दिया। डेलॉयट को बायजू के रेवेन्यू घोषित करने के तरीकों पर आपत्ति थी। बायजू ने कहा कि जून 2022 के आखिरी तक वे नतीजे फाइल कर देगी, लेकिन ये नहीं हो सका। फाइनेंशियल ईयर 2021 के ऑडिट रिजल्ट में देरी पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने जुलाई में सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को जांच के लिए लिखा। अगस्त में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी इसे लेकर बायजू से जवाब मांगा। आखिरकार बायजू ने सितंबर के मध्य में इसे जारी किया, लेकिन इसे लेकर फिर भी वही सवाल उठने लगे जो डेलॉयट ने उठाए थे। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के नतीजे अभी तक फाइल नहीं किए हैं, जो कॉर्पोरेट मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक सितंबर 2022 तक हो जाने चाहिए थे। मार्च में बायजू ने $2200 करोड़ के वैल्यूएशन पर $80 करोड़ जुटाने का ऐलान किया था। हालांकि कंपनी इतना फंड नहीं जुटा पाई। मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों के चलते दिग्गज निवेशकों ने फंडिंग राउंड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अगर कंपनी इन 2 निवेशकों से फंड जुटा लेती तो इसे $30 करोड़ मिलते। अक्टूबर में कंपनी ने प्राइमरी फंडिंग के जरिए $25 करोड़ जुटाए, लेकिन वैल्यूएशन फ्लैट रहा। इसके बाद कंपनी ने अक्टूबर में 1100 से 1200 करोड़ के वैल्यूएशन पर फंड जुटाने का ऑफर दिया। निवेशकों, मीडिया, ऑडिटर्स, लेनदारों और सरकार की तरफ से दबाव के बीच कंपनी के लिए सामान्य रूप से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। इसे कर्मियों और ग्राहकों की तरफ से भी खासा दबाव झेलना पड़ा। इसे कर्मियों और ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार के चलते आलोचनाएं झेलनी पड़ी। बायजू को कुछ मामलों में कंज्यूमर कोर्ट में जूझना पड़ा और मुआवजा देना पड़ा। इस महीने कंपनी में खराब माहौल और गरीब परिवारों को झांसा देने की कंपनी की रणनीति का रॉयटर्स ग्रुप की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इसे लेकर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कंपनी को समन भी भेजा। इसके बाद कंपनी को अपनी रिफंड पॉलिसी बदलनी पड़ी और कंपनी 25,000 रुपए से कम मासिक आय वाले परिवारों को अपने कोर्सेज की बिक्री बंद करने पर सहमति हुई। बिजनेस की इनसाइट खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।